हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। सो फ्रेंड्स, आज हमें बिना देरी किए हुए डायरेक्ट टॉपिक पढ़ना है। एंड मैंने आपको बताया था कि व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी रोल ऑफ इंडियन वुमेन एंड वुमेन ऑर्गेनाइजेशन। वुमेन इश्यूज इज वन ऑफ द टारगेटेड टॉपिक ऑफ द यूपीएससी। और क्वेश्चंस आप देख सकते हो, मैंने डिस्कस भी किया था, क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। और एक बार आप इस टॉपिक को कवर कर लेते हो तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगा कि आपको इसे लिखने में समझने में कोई दिक्कत आएंगी। तो मैंने बताया था वुमेन के बारे में कि डिस्पाइट वुमेन रिप्रेजेंट द 50% ऑफ द पॉपुलेशन, बट है कितनी वर्कफोर्स में? काफ़ी कम। हमने लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन डाटा देखा था ना, 26%। एंड उसके बावजूद भी क्या, सेवरल टाइप्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन वी सी इन द वुमेन, लाइक द जेंडर इनइक्वलिटी तो होती है, साथ ही साथ आप देख सकते हो कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, पेट्रियोलिकल सोसाइटी है। इन सब को कारण क्या होता है कि आपका वोमेन जो है फॉरवर्ड नहीं आ पाती, ऑटोनोमस इंडिपेंडेंट नहीं हो पाती, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं हो पाती। एंड अल्टीमेटली जिसका खामियाजा सिर्फ हमारे सोसाइटी के विकास पर ही नहीं बल्कि हमारे देश के विकास और हमारे देश की जो इकोनॉमी है उस पर तो पड़ती ही पड़ती है। ठीक है, तो इसीलिए कहीं ना कहीं वुमेन को एजुकेट करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। एंड इसके लिए गवर्नमेंट डिफरेंट टाइप्स के इनिशिएटिव लेकर आते हैं, चाहे हम स्टेट गवर्नमेंट की बात करें चाहे हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें। साथ ही साथ आप देख सकते हो, एक डाटा याद रखना है, जब हम वुमेन एंड एजुकेशन की बात करते हैं ना मित्रों, तो आपको एक डाटा याद रखना चाहिए। वो डाटा है आपका जैसे सेंसस का, है ना। सबसे करेक्ट डाटा हमारे पास यही है, हम यूज कर सकते हैं कि सेंसस 2011 के अनुसार जो फीमेल लिटरेसी रेट है ना वो 65.46% है। एक तो पहली बात यहाँ पर फीमेल लिटरेसी या फिर लिटरेसी का डेफिनेशन क्या है वो भी सेंसस 2011 के अनुसार आप जान लो। दोज पर्सन हु कैन रीड, राइट विथ अंडरस्टैंडिंग एंड आर एबव 7 years और अपर एज, अल्टीमेटली दे क्वालिफाई जाए लिटरेट पर्सन, चाहे वो वोमेन हो या फिर मैन हो। ठीक है, एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं जो फीमेल लिटरेसी रेट है वो 65.46% है। तो हालांकि लिटरेसी रेट आप देख सकते हो 65.46%, लेकिन ये लिटरेसी रेट क्या हमारे वर्कफोर्स में कन्वर्ट हो पाती है? नहीं हो पाती है। ठीक है, बिकॉज अर्ली मैरिज हो जाता है वोमेन का। इवन व्हाट, और लिटरेसी की बात करें तो हायर एजुकेशन में महिलाओं की रिप्रेजेंटेशन कहाँ कितनी है। ठीक है, एंड दैट्स वाई ये इंडिपेंडेंट नहीं हो पाती है एंड अल्टीमेटली ऑटोनोमस डिसीजन नहीं ले पाती है। एंड इसका इम्पैक्ट ओवरऑल डेवलपमेंट महिलाओं पर होता है, इनकम पर होता है, लाइवलीहुड पर होता है, हेल्थ पर होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप देख सकते हो। तो अगर हम बात करें एजुकेशन की, तो एजुकेशन इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्राइविंग फोर्स। ये क्यों इम्पोर्टेंट ड्राइविंग फोर्स है आप समझ रहे होगे। आप जब प्रिपेयर करते हो एग्ज़ाम की, एग्ज़ाम आपका निकलता है या फिर आप एजुकेटेड होकर कुछ अच्छे प्रोफेशन में जाते हो, तो वहाँ पर आपका इनकम, लाइवलीहुड, लिविंग स्टैंडर्ड्स ये सब बढ़ते हैं। ठीक है, तो क्या महिलाओं को भी ये अधिकार नहीं है कि वो अपने लिविंग स्टैंडर्ड्स, जो इनके सोशल कंडीशन से उनको इम्प्रूव करें? बिल्कुल अधिकार है, संविधान ने तो दिया है। तो फिर उसका जरिया क्या है? तो उसका जरिया है एजुकेशन। तो एजुकेशन इसलिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, और एजुकेशन से नेशन का डेवलपमेंट होता है, प्रोग्रेस होता है। एंड वही मैंने आपको बताया, नॉट ओनली मैन बट वुमेन, दोनों को एक इक्वल एंड सिग्निफिकेंट रोल प्ले करना पड़ता है इन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। बिकॉज डेवलपमेंट सिर्फ एक व्यक्ति, याद करो स्वामी विवेकानंद जी का कोट है ना, कि भाई साहब जो किसी देश की प्रोग्रेस है वो सिर्फ एक पक्षी के पंख पर निर्भर नहीं करती, दोनों पंख पक्षी के रहेंगे तब पक्षी उड़ेगी आसमान में और ऊंचा उड़ेगी। उसी प्रकार से देश तरक्की करेगा जब दोनों का सहयोग, कोऑपरेशन होंगी। ये सब बातें हैं। एंड इसीलिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज ऑफ एजुकेशन हो। यहाँ पर एजुकेशन की जब हम बात करते हैं तो ध्यान रखना है, एक तो एजुकेशन पाना और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि एजुकेशन के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज होना, दोनों मायने रखती है। अब एजुकेशन के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज कहाँ कहाँ आपको नहीं देखने को मिलती है, जैसे फॉर एग्जांपल महिलाओं के लिए जो टॉयलेट होनी चाहिए वो नहीं हो पाती, सैनिटेशन फैसिलिटीज होनी चाहिए नहीं हो पाती, जो वर्किंग कंडीशन होनी चाहिए वो नहीं हो पाती। तो ये सब क्या रिप्रेजेंट करता है?
तो ये सब रिप्रेजेंट करता है कि भले ही वुमेन और मेन को इक्वल राइट्स दिए गए हैं, बट अपॉर्चुनिटीज के मामले में भी डिस्क्रिमिनेशन हमें देखने को मिल जाती है। तो क्या आप हमारे बातों से सहमत हैं? अगर हाँ तो आप जल्दी से लाइक, कमेंट और शेयर का बटन दबाइए। साथ ही साथ अगर हम बात करें रिपोर्ट बाय द वर्ल्ड बैंक, तो ये बेसिकली कहते हैं कि एजुकेटिंग वुमेन चैरिटी तो है नहीं भाई साहब। आप ही बताओ, क्या महिलाओं को शिक्षा देना चैरिटी है कि उनका अधिकार है? उनका अधिकार है। तो जब उनका अधिकार है तो उनके अधिकार दिए जाएं कि ना दिए जाएं? दिए जाएं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इट कम्स अंडर गुड इकोनॉमिक्स, कि अगर महिलाएं एजुकेट होती है तो इट इज़ कंसिडर्ड कि इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन उनका रहेगा और इकोनॉमी आगे बढ़ेगी, तरक्की करेगी। और साथ ही साथ वुमेन रिलेटेड इशू, सोसाइटी रिलेटेड इश्यूज लाइक पॉवर्टी, हंगर, माल न्यूट्रिशन, ये सब समस्याएं जो अभी भारत में देखते हो, है ना? ये सब क्यों देखते हो? क्योंकि ज़्यादातर देखो हमारा पॉपुलेशन जो है वो लेस इनकम अर्न करता है। ठीक है, लेस इनकम अर्न क्यों करता है? बिकॉज स्किल नहीं है, वो टेक्निकल एजुकेशन नहीं है, ये सब कुछ ग्राउंड होते हैं। ठीक है, तो महिलाएं को अगर इस प्रकार की शिक्षा, एजुकेशन मिलती है तो जाहिर सी बात है अपने लाइवलीहुड को इम्प्रूव करेंगी। महिलाएं अपनी लाइवलीहुड को तो इम्प्रूव करेंगी करेंगी, साथ ही साथ उनके बच्चे, उनके परिवार की भी लाइवलीहुड स्टेटस, हेल्थ स्टेटस सब इम्प्रूव होगा। पैसे आने के बाद आप ही समझो कि अगर कोई बीमार है तो फिर वो हॉस्पिटल जाएगा इलाज करने के लिए, बेटर हॉस्पिटल ऑप्शंस उनके पास होंगी। साथ ही साथ लेट्स से कि कोई प्रेग्नेंट वोमेन है, आप देखते हो कि गाँव में कि जो महिलाएं गरीब रहती है ज़्यादातर क्या होता है कि उनको घर में ही बच्चे पैदा की एक प्रकार से ट्रेंडिंग चलती है। लेकिन चलो अभी तो कुछ कम हुए हैं, लेकिन पहले तो ये ट्रेंडिंग काफ़ी ज़्यादा हुआ करती थी। ठीक है, तो ये सब समस्याएं नहीं आएंगी। भारत में लिटरेसी जो है वो सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस का आधार है। कैसे सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस का आधार है? बिकॉज समझ के चलिए कि जब हम बात करते हैं सोशियो, मतलब सोसाइटी प्रोग्रेस कर रही है तभी तो वुमेन एजुकेट कर रही है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर कोई देश एजुकेट हो रहा है या फिर जो आपका सिटीजन या फिर पीपल, चाहे वुमेन हो या वुमेन हो, वो एजुकेट हो रहे हैं तो अल्टीमेटली उनके लिए अपॉर्चुनिटीज मल्टीप्लाई हो रही है। नहीं तो एजुकेशन नहीं तो फिर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मल्टीप्लाई नहीं। देखो छोटे काम तो वैसे व्यक्ति कर लेंगे, लेकिन अगर एजुकेशन मिलेगा तो एक उम्मीद रहती है हायर स्टैंडर्ड्स की, हाँ भाई साहब आप अच्छे काम करेंगे। ठीक है, जैसे आप अपनी तैयारी कर रहे हो तो डेफिनेटली यू विल गेट ए बेटर जॉब एंड बेटर प्रोफेशन, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। लेकिन जिन्होंने शिक्षा नहीं प्राप्त की है, ठीक है, जो हमेशा से एक प्रकार से छोटे वक्त में ही सीमित रह गए तो उनका विकास नहीं हो पाएगा। और जब उनका विकास नहीं होगा तो उनके आगंतुक परिवार भी कहीं ना कहीं अच्छे जीवन नहीं बिता सकेंगे, लिविंग स्टैंडर्ड उनका अच्छा नहीं होगा। ये सब कुछ समस्याएं हैं जो चलती रहती है। तो इसलिए अगर हम बात करें इंपॉर्टेंस ऑफ वुमेन एजुकेशन इन इंडिया, तो इसको आपको समझना पड़ेगा। हम वैसे आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं दिखाएंगे, आपको ये पॉइंट याद रखने, पढ़ लेने। पहली बात तो यही कि हेल्थ बेनिफिट है ना, वुमेन एजुकेशन है तो वो अवेयर होगी अपने हेल्थ के प्रति। ठीक है, साथ ही साथ इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो एजुकेटेड वुमेन है वो अच्छा खासा जॉब पा सकती हैं, अच्छा खासा इकोनॉमिक लाइवलीहुड उनका हो सकता है। और ये सब जब होंगी तो हेल्थ तो केयर अपने आप हो जाएंगे। जैसे कहा जाता है कि लोग कॉन्शियस हो जाते हैं हेल्थ के प्रति अगर उनके पास पैसे आने लगते हैं, बेटर जॉब सोर्सेस होते हैं। तो ये सब बातें हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है? पॉवर्टी खत्म होने में भी हमारा योगदान होगा। आप देखो इश्यूज रिलेटेड टू पॉवर्टी टॉपिक है हमारा यूपीएससी मेंस में। तो जब यूपीएससी मेंस में इश्यू रिलेटेड टॉपिक है तो इसमें एक ऑप्शन ध्यान रखना है आपको कि वुमेन के एजुकेशन करिए तो भी पॉवर्टी कम होने के चांसेस रखते हैं। ठीक है, तो पहले एक कमाने वाला होता था, एंड अगर महिलाएं भी वर्क करिए तो दो कमाने वाले होंगे। और साथ ही साथ जो आपका सिचुएशन है घर का, ठीक है, या फिर बच्चों को शिक्षा देना है या फिर कोई बिजनेस इस्टेब्लिश करना है, तो इन सब चीज़ों में भी मदद हो सकेगी। जेंडर इक्वलिटी तो होगी होगी, इकोनॉमिक डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी ना अगर महिलाएं अपने पैर पर खड़ा होती हैं। तो अगर इकोनॉमिक डिपेंडेंसी खत्म होगी तो जाहिर सी बात है जेंडर इक्वलिटी अपने आप आने लगेगी। उसी प्रकार से सोशल डेवलपमेंट होता है आपका। सोशल डेवलपमेंट में देख लो वुमेन एजुकेशन जो है वो बहुत सारे इश्यूज को भी सॉल्व करेंगे। जैसे कोठारी कमीशन, ये जो कोठारी कमीशन है वो ध्यान रखना है 1968 उन्होंने रिकमेंड किया था कि भाई साहब सोशल डेवलपमेंट करना है ना, तो
उसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा आपका एजुकेशन, ठीक है। बिकॉज एजुकेशन से अवेयरनेस आती है, अवेयरनेस से लोग सही डिसीजन ले पाते हैं, सही डिसीजन ले पाते हैं तभी जाके वो आगे एक प्रकार से अपने जीवन में अच्छा कर पाएंगे, इकोनॉमिक फैक्टर के ग्राउंड पर, सोशल फैक्टर के ग्राउंड पर, ठीक है। नहीं तो जो सोसाइटी है वो एक प्रकार से बौना रह जाएगी। बौना मतलब समझते हो, अंडर ग्रोथ रह जाएगी। एंड जो कहीं ना कहीं भारत जैसे देश के लिए जहाँ पर इतनी ज़्यादा डेमोग्राफी डिविडेंड है, इसको रीप करना है, बट ये अनराइप रह जाएगी अगर हम इस पर ध्यान ना दें तो। एंड साथ ही साथ इन्फेंट मोर्टेलिटी में रिडक्शन along विथ इंक्लूसिव ग्रोथ ऑफ ए सोसाइटी, वुमेन एम्पावरमेंट, ये सब कुछ बातें हैं। तो एजुकेशन एक पावरफुल टूल है महिलाओं के लिए, ठीक है, एम्पावरमेंट के लिए। एंड फॉर ए लॉन्ग टाइम वुमेन हैव बीन डिप्राइव्ड ऑफ द राइट्स। एंड अगर उन्हें एजुकेट किया जाता है तो वो एक अच्छा खासा स्थान अचीव कर लेंगी। एंड चैलेंजेज इन इश्यूज की बात करें तो पहली बात तो ये कि निगेटिव पेरेंटल एटीट्यूड। सिंपली कहो पेरेंटल एटीट्यूड्स निगेटिव कहने का मतलब यूँ कह सकते हो कि भाई साहब तू शादी करके तो कहीं जाना ही है, क्या करेगी पढ़ के, ऐसे प्रकार के भी एटीट्यूड कहीं कहीं आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन आप लोग खुशनसीब हो कि आपके पेरेंट्स आपका समर्थन करते हैं एंड आप जो है शिक्षा ग्रहण कर रही हो, कुछ अच्छा जीवन में करना चाहती हो। बिकॉज ऐसे कम चांसेस मिलेंगे, बहुत सारी महिलाओं को चांसेस ही नहीं मिलते शिक्षा ग्रहण के, ठीक है। लेकिन आप सबों को चांसेस मिले हैं तो कहीं ना कहीं आपको अपने माता पिता का नाम रोशन करना है, अपने देश का नाम रोशन करना है, अपने समाज का नाम रोशन करना है, कि आप एक वोमेन एम्पावरमेंट के रूप में अवतरित हो और एक एग्जाम्पल बने कि नहीं, महिलाओं को शिक्षा करना बहुत ज़रूरी है, महिलाएं भी पावर संभाल सकती हैं, महिलाएं भी एक इकोनॉमिक इंडिपेंडेंसी का एक कदम उठा सकती हैं, ठीक है। और बहुत सारे एग्जाम्पल्स आज प्रेजेंट डे में मिल जाते हैं। मैं बार बार आपको बताता हूँ, वी हैव द 3 IAS ऑफिसर दैट गोट रैंक टू इन टुडेज in the year 2021 UPSC examination, and in the sports sector women are getting tremendously success। ये आप देख ही रही हो, मीरा भाई चानू का एग्जांपल देख लो, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो हर फील्ड में, रिसर्च के फील्ड में, इसरो में जो आपने मार्स ऑर्बिटर मिशन में देखा था, महिलाएं इसरो साइंटिस्ट के रूप में महिलाएं हैं। और भी आप देख सकते हो सोसाइटी में बहुत सारी महिलाएं जो हैं NGO में काम करती हैं, वो जो है एक प्रकार से वुमेन को एम्पावर करती हैं, सोशल सर्विस प्रदान करती है। हमारी जो आशा वर्कर्स है वो सब देख सकते हो, क्या कुछ नहीं है महिलाएं कंट्रीब्यूशन में। तो ये सब बातें हो गई। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं इनएडिक्वेट स्कूल फैसिलिटीज, स्कूल फैसिलिटीज भी कहीं ना कहीं इनएडिक्वेट है। यानी कि हमारे पास स्कूल फैसिलिटीज आप देखो अगर है भी तो एक तो क्वालिटी इतनी ज़्यादा दर्दनाक है कि उसमें जाने से पहले आदमी 4 बार सोचेगा कि भाई साहब स्कूल में जाएं या ना जाएं। खासकर हम गवर्नमेंट स्कूल की बात कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे न्यूज़ेज आप देखते होंगे जहां पर गवर्नमेंट स्कूल्स की क्वालिटी आप देखकर ही समझ जाते होंगे कि क्या यहाँ पर पढ़ाई होगी, क्या शिक्षा दिया जाएगा। एंड ना बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना फैन है, ना बल्ब है, ठीक है। बच्चे गर्मी में पढ़ रहे हैं, बच्चे के पास पुस्तकें नहीं हैं, ये सब बहुत सारी चैलेंजेज आती हैं। तो टीचर की क्वालिटी भी इश्यू एक बन कर आती है। तो स्कूल फैसिलिटीज़ की कमी है। आपने सुना भी होगा कि ना जाने कितने कितने दूर एक बच्ची जो है वो शिक्षा ग्रहण करने जा रही हैं, बिकॉज उनके गांव में स्कूल नहीं है तो उनको गांव पार करके दूसरे स्कूल जाना पड़ता है। तो ये सब समस्याएं भले ही हम एज एन अर्बन पीपल ना झेलते हों, ना समझते हों, लेकिन एक्चुअली व्हेन वी गो टू द ग्रास रूट लेवल, व्हेन वी गो टू द विलेज लेवल, दीज प्रॉब्लम्स बेसिकली वी सी। एंड आपको समझना ही चाहिए क्योंकि ये सब समस्याएं जो है महिलाएं के ग्रोथ के लिए एक रुकावट है। फिर भी ऐसी महिलाएं इस प्रकार की समस्याओं को पार करके एक बड़ा अचीवमेंट भी कर पाती हैं। तो इससे बड़ी सफलता क्या है कि एक तो उन्होंने अपने जीवन में कष्ट झेला, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, उस कष्ट को झेल कर अपने आप को ताकतवर बनाया, और उस ताकतवर स्थिति में आकर उन्होंने सफलता जीता, सफलता हासिल किया। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो वही बात मैं कह रहा हूँ आपको कि इनएडिक्वेट स्कूल फैसिलिटीज, तो ये एक चैलेंजेज हैं। एंड वी हैव द शॉर्टेज ऑफ फीमेल टीचर्स, तो फीमेल टीचर्स की भी एक कमी है। और फीमेल टीचर्स की शॉर्टेज का सिंपल सा मतलब है जैसे महिलाएं, तो जो महिलाएं या फिर बच्चियां होती हैं वो एक प्रकार से फीमेल टीचर्स के साथ अपनी बातें शेयर कर सकती है, और फीमेल टीचर्स के साथ एक प्रकार से सिक्योरिटी का महसूस होता है कि हाँ वी आर फीलिंग सिक्योरिटी। तो इस प्रकार की बातें होती हैं। एंड गर्ल्स आर मोर लाइकली टू अटेंड स्कूल्स एंड हैव हायर एकेडमिक अचीवमेंट इफ दे हैव फीमेल टीचर्स। ये सब बातें हैं।
तो गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव लिया है, तो अगर हम इसे जानने का कोशिश करें तो इसमें आपको रिसेंट एग्जाम्पल्स लिखने चाहिए। आई थिंक इट विल बी वेरी बेनिफिशियल। और बहुत सारे गवर्नमेंट इनिशिएटिव लिए गए हैं, तो उसे भी हम देखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, ये तो आपको पता ही होगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत बेसिकली एक कैंपेन है जो जनवरी 2015 में लॉन्च की गई थी। एंड इस स्कीम का बेसिक एम ये कि जेंडर इक्वलिटी को प्रमोट किया जाए, बिकॉज बहुत सारे राज्य में ऐसी भी बातें हैं कि जहाँ पर जो फीमेल सेक्स रेशियो आप देखोगे या फिर सेक्स रेशियो देखोगे काफ़ी ज़्यादा कम है। जैसे आपके हरियाणा की बात करें, पंजाब की बात करें, तो कहीं ना कहीं इस कैंपेन के माध्यम से एक तो ये कि हाँ सेक्स रेशियो को अच्छा करना है, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि बच्चियों को एक प्रकार से शिक्षा प्रदान करनी है, ठीक है, एंड जेंडर इक्वलिटी प्रमोट करना है। एंड विज्ञान ज्योति स्कीम, इसके माध्यम से महिलाएं को एक प्रकार से आकर्षित किया जाता है कि आप जो है STEM यानी कि साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट आप क्यों नहीं है इन द हायर एजुकेशन। तो इससे क्या होगा, टेक्निकल एजुकेशन महिलाएं डेवलप करेंगी, और जितना ज़्यादा महिलाएं टेक्निकल एजुकेशन डेवलप करेगी, उनकी जो प्रोफिशिएंसी है ऑफ द डेवलपमेंट, उनका जो प्रोफेशनलिज्म, इट विल बी ऑल वेरी गुड। ये सब हमने देखा। एंड लेट्स सी द नेक्स्ट वन, गेट गति स्कीम। व्हेन वी टॉक अबाउट द गति स्कीम, तो इसका फुल फॉर्म है आपका जेंडर एडवांसमेंट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशन। एंड ये एक प्रकार से कम्प्रिहेंसिव चार्टर डेवलप करेगा, फ्रेमवर्क डेवलप करेगा फॉर असेसिंग जेंडर इक्वलिटी इन साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड, जिसको हम स्टेम कहते हैं, ठीक है। ये कीवर्ड याद रखना है आपको, स्टेम, STEM, स्टेम, ठीक है, ये ध्यान रखना। होप आपको चीज़ें समझ में आ रही है, आपको आनंद से चीज़ें समझ में आ रही हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको एक एक बातें पता चले, एक एक इश्यूज को मैं एक प्रकार से एलोबरेट तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि आप समझें, ताकि आप ग्राउंड जीरो की रियलिटी को समझें कि जो हम बातें करते हैं किताबों में, जो हम संविधान में बातें करते हैं वोमेन की इक्वलिटी को लेकर, वो कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल पर हमें कम देखने को मिलती है। तो इन इश्यूज को कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में उतरना पड़ेगा, ताकि हम इन इश्यूज को एक प्रकार से देख सके और अल्टीमेटली इस पर काम कर सके, इस पर सुधार कर सके। whenever we go to a position जहाँ पर हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वुमेन के एम्पावरमेंट को लेकर, वुमेन की सोसाइटल डेवलपमेंट को लेकर, वुमेन के अदर ऑटोनॉमस पावर को लेकर, ठीक है। तो ये सब बातें हो गई। एंड वी हैव द साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, जिसको हम सर्व पावर कहते हैं। एंड ये जेंडर डिस्पैरिटी को ख़त्म करने का प्रयास करेगा इन साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च फंडिंग इन वेरियस SNT प्रोग्राम्स, यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रोग्राम इन द इंडियन एकेडमिक इंस्टीट्यूशन एंड R&D लेबोरेटरीज। बस आपको कीवर्ड याद रखने। वैसे तो ये बहुत सारे हैं, लेकिन और दो तीन जो न्यू स्कीम निकल कर आती है ना, इसमें आप क्या करना जानते हो, मैं आपको सिंपल सा सजेशन बताता हूँ। मेंस आंसर राइटिंग में अगर आपको गवर्नमेंट इनिशिएटिव लिखने हैं, ठीक है, तो ये जो आपका स्टेट PCS के लिए जो करंट अफेयर्स की बुक आती है ना, उसमें आप देखोगे सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम लिखी होगी, वन लाइनर रहेगा, ठीक है। तो वन लाइनर ऐसे बहुत सारे इश्यूज पर, खासकर एजुकेशन, हेल्थ, इन सब पर आपका जो गवर्नमेंट स्कीम्स रहेगा, तो उसका 2 साल का कलेक्ट कर लो, 2 से 3 साल का, ठीक है। 2 से 3 साल का मुश्किल से आई थिंक कि 10 पेज, तो अगर आप शॉर्ट रखोगे तो 2 से 3 पेज में वो 50 स्कीम्स आ जाएंगी। अब ऐसा 50 स्कीम्स 50 टॉपिक, इससे ज़्यादा क्या, उसी को आप जोड़ते रहो, वन लाइनर ऑब्जेक्टिव। ऐसे में क्या पढ़ेंगे आप कि अगर मैगजीन से पढ़ना शुरू करोगे तो आपको स्कीम्स उतनी खास नहीं लगेगी, साथ ही साथ आपको लिखने में भी नहीं बनेगा। ये तो आपने ऑब्जर्व भी किया होगा। तो फ्रेंड्स, हमें ये देखा और ये सारे इश्यूज हमने हाईलाइट किए, हालांकि इसी को पढ़ाते पढ़ाते आधा घंटा लग गया है। एंड चलिए कोई बात नहीं, हमें भी पढ़ाने में आनंद आता है, तो इसीलिए मैं ये लेक्चर को लंबा कर देता हूँ। बट आप हमें बताओ कि क्या इसको लिमिटेड रखनी है, तो मैं उसी हिसाब से पढ़ाऊँगा, ठीक है। वैसे वुमेन से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज हैं, इसलिए मैंने चाहा कि सारे इश्यूज का एक प्रकार से पर्दाफाश करें, एंड सो दैट जो सच में रियलिटी है वो निकल कर आए। मैंने आपको बेसिक ओवरव्यू भी दिया था कि देखिए, शुरुआती लेक्चर में जब मैं रोल ऑफ वुमेन के बारे में बताना चाह रहे थे कि क्या क्या इश्यूज हम फेस करते हैं, क्या क्या इश्यूज महिलाएं फेस करती हैं, तो उन सब के बारे में बताया था। तो एक इश्यूज तो वो हो गया आपका एजुकेशन से रिलेटेड, तो क्या किया जाना चाहिए, क्या किया जा रहा है, क्यों किया जाना चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण है
क्यों किया जाना चाहिए। तो इसे देखने के बाद चलिए अब हम चलते हैं वोमेन्स एंड द पॉलिटिकल सिस्टम। तो मैंने इसके बारे में आपको एक अच्छी सी बात बताई थी। इतिहास गवाह है, चाहे वो एंशियंट इंडिया से ले लीजिए, मेडावल इंडिया से ले लीजिए, या फिर आपका जो मॉडर्न इंडिया की ही बात कर ले, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया की ही बात कर ले, जो वोमेन एज ए लीडरशिप का रिप्रेजेंटेशन रहा है बहुत ही कम। एंशियंट इंडिया में बताओ सिर्फ और सिर्फ आपको मेल रूलर्स ही देखने को मिलते होंगे, ठीक है। चलो मेडावल इंडिया में एक रजिया सुल्तान का नाम आता है, तो यहाँ पर आपको फीमेल एक रूलर देखने को मिली, वो भी काफ़ी ज़्यादा टेम्पोररी पीरियड के लिए, आई थिंक कि 2 साल के लिए। उसके बाद चलो पोस्ट इंडिपेंडेंस आया, तो कहीं ना कहीं चीज़ें सुधरी, बिकॉज संविधान आ गया था उस समय तक। संविधान के तहत महिलाओं को इक्वल अधिकार मिली, वोटिंग राइट्स मिली, ठीक है, इक्वल पार्टिसिपेशन इन द इलेक्टोरल प्रोसीजर, उन सब का अधिकार मिला, तो महिलाएं तो आएंगी आएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर एक पिक्चर चेंज हुआ। दैट्स वाई आप देखते हो महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में, म्यूनिसिपैलिटीज़ में देखने को मिलता है। साथ ही साथ आप स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में देखो, आपका पार्लियामेंट में देखो, हालांकि पार्लियामेंट या फिर एसएलए में कोई वोमेन से रिलेटेड रिजर्वेशन नहीं है। हाँ, एक ड्राफ्ट बिल था जो बार बार चर्चा में आती है, और उस ड्राफ्ट बिल को तो आपको बार बार चिपकाना ही है अपने आंसर राइटिंग में, ठीक है। तो ये सब बातें हो गई। एंड क्या एक बोटल नेक रहा है कि कहीं ना कहीं वो जो रिजर्वेशन बिल है वो पास नहीं हुई, जबकि 2008 में ही आई थी। इसको या इस मुद्दे को समझना ज़्यादा जरूरी है। आई थिंक दिस मैगजीन हैजंट कवर्ड दैट मुद्दा, ठीक है। लेकिन आप एक बार इंटरनेट में सर्च कर उस मुद्दे को समझ सकते हो अच्छे तरीके से, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं वोमेन एंड पॉलिटिकल सिस्टम, तो अभी तो चलो कुछ ठीक हुआ है, लेकिन ज़्यादा ठीक नहीं हुआ है। कैसे ज़्यादा ठीक नहीं हुआ है? एक तो अगर हम बात करते हैं लोकल म्यूनिसिपल सिस्टम या फिर सेल्फ गवर्नमेंट जो है हमारा 74 CA के माध्यम से, वहाँ पर तो चलो महिलाओं को 33% रिजर्वेशन मिल गए, हम मानते हैं, ठीक है। लेकिन क्या महिलाओं को वो जो पावर या पोजीशन दिया गया है वोमेन वो इंडिपेंडेंटली इंजॉय करती है? यहाँ पर एक ट्रैप है। यहाँ पर दिक्कतें यही आती है कि भले ही महिलाएं रिप्रेजेंट कर रही हो, लेकिन जो फंक्शन है ना, इनडायरेक्टली वो सरपंच पति करते हैं, यानी कि वोमेन के हस्बैंड, ठीक है। तो इसी को कहा जाता है कि भाई साहब सरपंच पति का जो इंसिडेंस है वो भारत में हमें देखने को मिल रहा है, डिस्पाइट कि महिलाओं को एक पॉलिटिकल लीडरशिप मिली है आपके डेमोक्रेटिक सिस्टम में या फिर आपके लोकल गवर्नमेंट सिस्टम में। तो बताओ यहाँ पर भी एक बोटल नेक निकल गई कि भाई साहब सरपंच पति के इश्यू को कैसे डील करे। तो ये बातें निकल कर आती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये मैंने आपको बताया था कि जो आपका MP MLAs है, ठीक है, वहाँ पर भी वोमेन रिप्रेजेंटेशन देख लो कितनी है, परसेंटेज में देखना, एक बार सर्च करना। जो आपका ये कौन सा इलेक्शन था, 16th लोकसभा इलेक्शन, तो जो भी है जो 2019 में हुई थी, वहाँ पर आपको सर्च करना है कि वोमेन का रिप्रेजेंटेशन अभी कितना है। चलो ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में महिलाएं हैं। और हाँ, एक बात और, अभी जो हमारी प्रेसिडेंट के रूप में द्रौपदी जी बनी है, वो भी एक अच्छा एग्जाम्पल है। उसे आप करंट लिख सकते हो, करंट मेंशन कर सकते हो कहीं पर भी, ठीक है, जहाँ वोमेन रिलेटेड इश्यू आए, वोमेन रिलेटेड क्वेश्चन आए, ठीक है। तो हमारी जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उनके बारे में आपको मेंशन करना है, ठीक है। एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में भी देख लो, वह महिलाएं रिप्रेजेंट करती हैं, फाइनेंस मिनिस्टर की ही बात कर ले, ठीक है। तो ये सब भी आप लिख सकते हो। एंड ये हो गई, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भी महिलाएं रिप्रेजेंट करती है। वोमेन जो है वो यूनाइटेड नेशन में रिप्रेजेंट की थी, इंडियन वोमेन, क्या तो नाम है हमें याद नहीं आ रहा है, बट पर ध्यान रखना इस प्रकार के कि जब हम टॉपिक लिखेंगे ना, तो इंटरनेशनल लेवल पर भी महिलाओं का योगदान हमारे देश की तरफ से अब बढ़ता जा रहा है। साथ ही साथ स्पोर्ट्स में मैंने आपको बताया था, साथ ही साथ पॉलिटिकल सिस्टम में तो मैं आपको बता ही रहा हूँ, साथ ही साथ एजुकेशनल बैकग्राउंड, टेक्निकल जॉब्स, ठीक है, इन सब में भी बढ़ता जा रहा है। तो ये खुशी की बात है। तो चलिए अब हम चलते हैं डाटा एंड फैक्ट्स के बारे में। हाँ देखो, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, डाटा यहीं पे दी गई है। तो जो इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन है 2019 में, उन्होंने एक लिस्ट कंपाइल किया था, और वहाँ पर इंडिया का रैंक कितना है, 153 आउट ऑफ 190 नेशन इन द परसेंटेज ऑफ वुमेन इन द लोअर हाउसेस ऑफ द वर्ल्ड पार्लियामेंट। कहने का मतलब ये है कि जो भी वर्ल्ड लेवल पर पार्लियामेंट है, ठीक है, इंक्लूडिंग इंडिया, तो लगभग 190 नेशन के पार्लियामेंट को एसेस किया गया, अंडरस्टैंड किया गया, एनालाइज किया गया। तो
वहाँ पर इंडिया का रैंक 153 आता है एज कम्पेयर टू 190 इन द परसेंटेज ऑफ वोमेन इन द लोअर हाउस। लोअर हाउस भारत का कौन सा है? लोकसभा। ठीक है, तो कोई खास तो सिचुएशन नहीं है। और साथ ही साथ देख सकते हो इन द रिसेंट असेंबली जो इलेक्शन हुई थी अभी, वही मैं आपको बता रहा था, यहाँ पर 70 वोमेन मेड इट टू देयर स्टेट लेजिस्लेशन, है ना, ओनली 70 महिलाएं स्टेट लेजिस्लेचर में इंटर की। अब ये कौन सा स्टेट लेजिस्लेचर का इलेक्शन की बात चल रही है हमें नहीं पता, बिकॉज ये 1 साल पुराना है, तो कौन से स्टेट के लेजिस्लेचर के इलेक्शन की बात हो रही है ये हमें नहीं पता। एंड यहाँ पर देख सकते हैं, चलो इसको नहीं यूज करोगे तो इसको यूज कर सकते हो, जेंडर प्रोफाइल ऑफ मेंबर्स ऑफ 16th लोकसभा इलेक्शन। ये जो 16th लोकसभा इलेक्शन हुई ना, इसमें आपका 11% ही वोमेन है, फीमेल है, 89%, आप समझ रहे हो, 89% आपका मेल है। तो क्या ये इंडिकेट करता है? ठीक है, तो इंडिकेट करता है कि हाँ कहीं ना कहीं जेंडर डिस्पैरिटी तो है भाई। ठीक है, और इसका एक सॉल्यूशन क्या बोला जाता है कि जो वोमेन रिजर्वेशन बिल 2008 ड्राफ्ट है ना, इसको आप अप्लाई कर दो, तो ये एक सॉल्यूशन की बात होती है। तो ये बात हमने डिस्कस किया। एंड यहाँ पर एक और डाटा है, इंडिया इज थर्ड वर्स्ट परफॉर्मर कंट्री इन द साउथ एशिया इन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। तो ये ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट अभी जो है 2022 वाला आने वाला है या आ गया होगा, अपडेट कर लेना। ठीक है, तो इसीलिए कुछ रिपोर्ट की अहमियत होती है, क्योंकि हम सोसाइटी में अगर कुछ लिखना भी चाहें ना, तो बिना डाटा का हम सब्सटेंशिएट नहीं कर सकते, बिकॉज सोसाइटी में तो कहानियाँ हैं, इसमें थोड़ी कि टेक्निकल चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी है, समझनी है और चिपकानी है। इसमें कहानियाँ हैं, कहानी लिखिए, पॉइंट्स लिखिए और अल्टीमेटली डाटा फैक्ट से सब्सटेंशिएट कर दीजिए। सच को भी झूठ बना सकते हैं, झूठ को भी सच बना सकते हैं। इस प्रकार जो डाटा आप देखते हो, बिकॉज डाटा की अगर हम बात करें तो डाटा, अगर गवर्नमेंट डाटा को छोड़ दो तो बाकी सबके जो डाटा होते हैं उसमें जो ऑब्जर्वेशन होता है वो लिमिटेड पॉपुलेशन का होता है। हालांकि मैंने तो आपको बताया एक इस नॉलेज अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कि डाटा जो आती है उस पर ऐसा नहीं कि हम 100% रिलाई कर सकते हैं। जैसे अभी इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स है ना 2022 का, इसमें 180 देशों को एक प्रकार से रैंक की गई, और भारत का रैंक जानते हो आप कितना है? आप हमें बताओ। 180 आउट ऑफ 180। तो आप बताइए कि क्या मतलब, क्या स्थिति है? भारत इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस में इतना बेकार है कि 180 आउट ऑफ 180 रैंक आया है। तो आप समझने का कोशिश करिए। तो यही बात मैंने आपको बताया। अब चलते हैं, जो मैंने आपको सरपंच पति की बात कही, तो सरपंच पति वो कहाँ निकल कर आ रहे हैं? पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में। ठीक है, तो 73rd 74th अमेंडमेंट तो आया था भारतीय संविधान को अमेंड करके, और वहाँ आपका एक प्रकार से 33% रिजर्वेशन। एक तो ये कि आपका सेल्फ गवर्नमेंट या फिर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को एक कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा मिला, ये हमें पता है, लेकिन साथ ही साथ एक प्रकार से वोमेन को एक पॉलिटिकल लीडरशिप में आने का एक संवैधानिक रिकॉग्निशन मिला। कैसे? रिजर्वेशन के माध्यम से 33% जो सीट्स हैं वो रिजर्वेशन रहेगी महिलाओं की। हालांकि कुछ राज्य जो है 50% भी रिजर्वेशन देते हैं। ठीक है, तो ये बातें भी हैं। एंड पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में वो महिलाएं हम मानते हैं कि काफ़ी अच्छी संख्या में रिप्रेजेंट होती हैं एज कम्पेयर टू द पार्लियामेंट। लेकिन ये आप देखिए, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, पुअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ वोमेन एंड प्रिवेलिंग पैट्रियोटिकल सेटअप। पैट्रियोटिकल सेटअप काफ़ी इंपॉर्टेंट, गहरा प्रभाव है ये। ठीक है, यानी ये जितना गहरा प्रभाव है, मान के चलो उतना समय लगेगा इस गहरे प्रभाव से निकलने में। तो ये जो पैट्रियोटिकल सेटअप है, साथ ही साथ जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है वोमेन का, क्या सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, बेसिकली ये जो है डिपेंडेंट है। क्यों डिपेंडेंट है? बिकॉज इन्होंने काफ़ी अच्छी खासी शिक्षा नहीं अटेंड की है, साथ ही साथ ना ही इनके पास अच्छी खासी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है, इसलिए ये इंडिपेंडेंट के बदले डिपेंडेंट हो जाती, जिसके कारण अगर ये पॉलिटिकल लीडरशिप में आती भी है फिर भी ये कहीं ना कहीं जो इंडिपेंडेंट डिसीजन लेनी है वो नहीं ले पाती, बिकॉज देयर इज ए फैक्टर वेर देयर इज ए फैक्टर कि आपका जो हेड है फैमिली का, जैसे फॉर एग्जांपल इनके हस्बैंड हो सकते हैं, वो बेसिकली डिसाइड करते हैं कि हाँ भाई साहब क्या करना है। जो भी अगर कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाने की बात हो, है ना, कोई बिल पास करने की बात हो अथॉरिटी सबके सामने, कुछ ऐसी बात है, यानी कि कोई प्लानिंग बनाने की बात हो, इस प्रकार की बात मैं आपको बता रहा हूँ, तो उनका भी डिसीजन में एक रोल आने लगता है। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि भले ही महिलाएं इलेक्टेड वोमेन रिप्रेजेंटेटिव है, लेकिन डिसीजन मेकर कौन निकल कर आ रहे हैं? सरपंच पति। ठीक है,
ये बात है। द इफेक्टिव पॉलिटिकल पावर एंड डिसीजन मेकिंग इज वेल्डेड बाय हस्बैंड्स ऑफ इलेक्टेड वुमेन रिप्रेजेंटेटिव एंड दिस इज नोन एज द सरपंच पति। तो व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड द इमर्जेंस ऑफ द सरपंच पति? तो यही मैंने आपको बताया, कही सुनी बातें। पहली बात तो वो सोशियो स्टेटस ऑफ द वुमेन, वुमेन को सोसाइटी में जो रिकॉग्निशन मिलने चाहिए इंडिपेंडेंट ऑटोनॉमस के रूप में, वो मिली ही नहीं है। तो अल्टीमेटली डोमेस्टिक स्पेस में रेस्ट्रिक्टेड रही हैं। इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस मैंने आपको बताया नहीं है। एंड साथ ही साथ वो कभी भी उनको पार्टिसिपेशन का अधिकार नहीं दिया गया इन डिसीजन मेकिंग इवन एट द फैमिली लेवल। तो जब वो फैमिली लेवल पर वो पार्टिसिपेट नहीं कर पा रही हैं डिसीजन मेकिंग में कि भाई साहब क्या करना है, कौन सी एक्टिविटीज़ किसी व्यक्ति को करनी है, नहीं करनी है, बिकॉज ऑफ द पेट्रोलिकल सोसाइटी। तो अल्टीमेटली वो पॉलिटिकल लीडरशिप जब उतनी बड़ी पावर को संभाल लेगी तो जो सरपंच पति का रोल है वो हमें देखने को मिल जाता है। बाकी सोशल बैरियर, लैक ऑफ स्किल्स है, लैक ऑफ गवर्नेंस इनिशिएटिव है कि गवर्नमेंट ने चलो 33% रिजर्वेशन दे दिया, लेकिन जो स्किल देनी चाहिए भाई साहब, जो स्किल पर खर्च करने चाहिए वो भी तो देना जरूरी है। बिकॉज मैंने आपको बताया कि सिर्फ जैसे फॉर एग्जांपल सिर्फ नॉलेज ही तो सब कुछ नहीं है ना, नॉलेज के साथ साथ स्किल भी होने चाहिए। अगर मैंने कुछ नॉलेज गेन किया और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो पढ़ा रहा हूँ, इट्स दैट बिकॉज आई हैव गेन्ड सम स्किल्स कि हाउ टू राइट ऑन द बोर्ड, ठीक है, हाउ टू स्पीक, ठीक है, हाउ टू रिप्रेजेंट योर सेल्फ। तो इसीलिए कि सिर्फ नॉलेज ही नहीं, स्किल भी चाहिए। स्किल के लिए कौन देगा महिलाओं को इंसेंटिव? तो वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करेंगी, ठीक है। ये सब कुछ बातें होती थी यहाँ पर। स्किल और गवर्नमेंट इनिशिएटिव को डायरेक्टली लिंक कर सकते हो। गवर्नमेंट इनिशिएटिव का मतलब भी वही हो सकता है कि हाँ, वुमेन को स्किल किया जाए कि कैसे आपको पार्टिसिपेशन करना है, कैसे आपको इंडिपेंडेंट डिसीजन लेना है, क्या कुछ ध्यान रखनी है, तो ये सब बातें। साथ ही साथ इम्पैक्ट ऑफ सरपंच पति। तो क्या सरपंच पति का इम्पैक्ट होगा? तो पहली बात तो इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं ले पाएंगे महिलाएं, है ना। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात वही बात हो गई कि डिसीजन मेकिंग अपॉर्चुनिटी महिलाओं के हाथ में से निकल कर पुरुषों के हाथ में चली जाएंगी, ठीक है। तो भले ही पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन महिलाएं कर रही है, लेकिन डिसीजन कौन ले रही हैं? पुरुष। ये बातें हैं। पुअर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ हो गया, ठीक है, एंड फेल्यूर टू एम्पावर वुमेन। तो महिलाएं क्या एम्पावर होंगी? वो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं किसी दूसरे के अंडर या किसी दूसरे के इन्फ्लुएंस में आके वर्क कर रही है। तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन नहीं हो पाती। जो हमारा अल्टीमेट एम था 73rd 74th लाने का, ठीक है, वो एम भी फुलफिल कहीं ना कहीं नहीं हो पाती। तो अगर हम बात करें इंपॉर्टेंस ऑफ वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स, तो क्या इंपॉर्टेंस है महिलाओं के पार्टिसिपेशन का इन द पॉलिटिक्स? तो पहली बात तो ये कि वैसे महिलाएं जब रिप्रेजेंट आएंगी तो अल्टीमेटली उनको पता होगा कि हाँ, महिलाओं से रिलेटेड इशू क्या है, ठीक है, क्या वो हेल्थ इश्यूज झेलती है, क्या एजुकेशन में दिक्कतें हैं, क्या मैटरनल मोर्टेलिटी क्यों कम नहीं हो रही है, वो सारे के सारे फैक्टर्स उनको पता होगा। बिकॉज उन्होंने भी हो सकता है पास्ट में झेला होगा। तो जब पता है तो हाँ, हम डिसीजन या पॉलिसी या रूल्स बना सकते हैं या फिर सजेशन दे सकते हैं। महिलाएं ही नहीं है और महिलाएं के लिए हम पॉलिसी लेकर आ रहे हैं, तो भाई साहब कहेगी पॉलिसी जब महिलाओं रिकमेंड ही नहीं दे पा रही हैं तो, ठीक है। तो वही बोलते हैं कि भाई साहब जो स्टेक होल्डर प्रभावित होगा ना, इसीलिए मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था सोसाइटी में स्टेक होल्डर को समझना जरूरी है। बिकॉज जो स्टेक होल्डर प्रभावित होगा उस स्टेक होल्डर को पॉलिसी मेकिंग, डिसीजन मेकिंग में लाइए, तभी जाके कहीं ना कहीं बेटर पॉलिसी बनेगी। बिकॉज जब तक हम समस्याएं आइडेंटिफाई नहीं करेंगे हम सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। बेस्ट एग्जांपल वी&यू। जब तक आप यूपीएससी में अपनी वीकनेस नहीं निकालते, आपको लगेगा कि भाई साहब मेरे को तो सब कुछ आता है, सब कुछ आता है, एंड आप ना टेस्ट सॉल्व करते हो, ना आंसर राइटिंग करते हो, ठीक है, एंड ना आप प्रॉपर बुक पढ़ रहे हो, फिर भी आप सोच रहे हो कि नहीं, आई नो एवरीथिंग, आई नो एवरीथिंग, तो दिस मेक्स यू दैट यू डू नॉट नो एवरीथिंग, है ना। दिस मेक्स यू दैट यू डू नॉट नो एनीथिंग। इस प्रकार की चीज़ें आ जाती है। इसीलिए कहीं ना कहीं वही बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि स्टेक होल्डर का पार्टिसिपेशन होना जरूरी है, तभी डिसीजन मेकिंग इफेक्टिव बनेगा, प्रोडक्टिव बनेगा, एफिशिएंट बनेगा एंड वुमेन ओरिएंटेड बनेगा। तो ये बातें हो गई। साथ ही साथ ये रोल मॉडल के रूप में एक्ट करती है फॉर द वुमेन एम्पावरमेंट। आज देखो स्पोर्ट्स में मीराबाई चानू या फिर जो भी हम स्पोर्ट्स में वुमेन प्लेयर की बात करते हैं, अवनी लखीरा, ठीक है, ओलंपिक्स में उन्होंने आई थिंक कि गोल्ड मेडल जीता था, ठीक है। तो ये सब कहीं ना कहीं क्या रिप्रेजेंट करती है? अब ये सब जब एम्पावर होंगी तो गांव की महिलाएं, शहर की महिलाएं भी एम्पावर होंगी कि अगर ये महिलाएं कर सकती है, वाई वी डोंट नो।
वाई वी डोंट। उसी प्रकार से आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपके गांव में जो महिलाएं होंगी वो सोच सकती हैं कि जब ये महिलाएं कर सकती हैं, हमारे गांव से ये हैं, हमारे साथ ही पली बढ़ी हैं, तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से एम्पावरमेंट होता है, तो ये भी सबसे बड़ा बेनिफिट है वोमेन एम्पावरमेंट। और जब भी कोई सेक्शन लीस्ट रिप्रेजेंट होता है ना, तो ध्यान रखना वहां पर एम्पावरमेंट बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है। तो इसीलिए वोमेन एम्पावरमेंट काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है एंड इट कैन ऑल्सो ब्रिंग द बिहेवियरल चेंज इन द सोसाइटी टुवर्ड द वोमेन। साथ ही साथ मोर फोकस्ड पॉलिसी वोमेन सेफ्टी को लेकर, एजुकेशन को लेकर, चाइल्ड केयर को लेकर, मेटरनल मोर्टेलिटी रेट को लेकर, चाइल्ड मैरिज, ये सब इश्यूज महिलाएं वाकिफ होती है, तो जाहिर सी बात है बेटर पॉलिसी बन सकता है, ठीक है। वोमेन आर इन्वॉल्व इन द डिसीजन मेकिंग ऑनिंग टू देयर इमोशनल क्वेश्चन टू बात दीज इश्यूज। एंड साथ ही साथ ऐसा कहा जाता है कि वोमेन रिप्रेजेंटेटिव्स अगर होती हैं तो वो वहाँ पर लेस करप्शन एंड एफिशिएंसी बढ़ते हुए नजर आती है। तो हालांकि अब इसका डाटा अगर हो तभी इस पॉइंट को आप लिखना, ठीक है। सब्सटेंशिएट करना कहा जाता है बट वैलिडेट भी तो करना होगा, ठीक है। तो अगर कहीं डाटा आपको मिल जाती है तब इस पॉइंट को लिख सकते हो। वेरियस स्टडीज ऑन पंचायत हैव शोन इन पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ रिजर्वेशन इन द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। हाँ चलो ठीक है, कुछ इश्यू है लेकिन कहीं ना कहीं वो महिलाओं की एम्पावरमेंट तो हुई है, ठीक है। तो महिलाओं का रोल बना है, चाहे आपका 10%, 50%, अच्छा परसेंट तो भरा ही है, भरा है। ऐसा नहीं कह सकते कि इसके कारण वुमेन की एम्पावरमेंट नहीं हुई होगी, ठीक है। कम से कम वुमेन को तो तवज्जो और वैल्यू तो दिखी जा रही है, ये सबसे बड़ी बात है। वुमेन का वैल्यू होना ही सबसे बड़ा बात है, ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे और ज़्यादा अवेयरनेस बढ़ेगा, कॉन्शियसनेस बढ़ेगा, महिलाएं और ज़्यादा बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट करेंगी। एंड मैं तो ये भी चाहता हूँ अल्टीमेटली गवर्नमेंट जो आपका रिजर्वेशन बिल है वुमेन को लेकर इन द पार्लियामेंट वो भी लानी चाहिए, तो वो भी एक अच्छा खासा एक होगा जहाँ पर वुमेन एम्पावरमेंट हो सकती है, वुमेन पार्टिसिपेट कर सकती है इन द पार्लियामेंट। तो रीजंस क्या है अब हम समझने का कोशिश करेंगे फॉर द लिस्ट वुमेन रिप्रेजेंटेटिव। तो वही ये सब बातें आपको याद है, पता भी है, वही रिपीट हो रही है। इलिटरेसी, ठीक है, इलिटरेसी है, दैट्स वाई लेस वुमेन रिप्रेजेंटेटिव पार्टिसिपेट करती है। यहाँ पर लिटरेसी का मतलब ये है कि उनके पास अवेयरनेस नहीं है, जानकारी नहीं है कैसे क्या करना है, प्रोसेस क्या है, सब कुछ ये, ठीक है। ये ध्यान रखना है। वुमेन आर ओनली वोट बैंक, बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी के लिए वुमेन तो सिर्फ वोट बैंक के लिए होती है, ठीक है। कुछ हाउस होल्ड स्कीम्स दे दो, है ना, बेनिफिट दे दो, तो फिर वुमेन को जो वोट से उसको आकर्षित करने का प्रयास किया जाता है ना, प्रोमिस दे दो कि भाई साहब अलाउंसेस देंगे, वॉशिंग मशीन देंगे, गैस सिलेंडर देंगे, फ्री पब्लिक ट्रांसपोर्ट देंगे, तो ये सब फ्री बीज दिखाए जाते हैं, ठीक है। एंड साथ ही साथ वर्क एंड फैमिली बिजनेस आप ही समझो कि एक तो ये कि उनको हाउस होल्ड भी संभालना पड़ता है, यहाँ पर लिख सकते हो कि मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं, मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाउस होल्ड संभालो, बच्चे संभालो, अगर वर्क कर रही है तो वर्क संभालो। उसके बाद आप देख सकते हो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव में जाओ तो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव में अलग प्रकार के सबके इश्यूज आते हैं, तो यहाँ पर मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये कि फैमिली बैलेंस को लेकर चलना पड़ता है। एंड लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ये भी एक इशू हो सकती है, ठीक है। एंड एब्यूज एंड वायलेंस भी देखने को मिलता है, जैसे आपका शी बॉक्स कुछ ऐसे करके निकल कर आया था, आपने देखा भी होगा, है ना, वो इश्यूज को हाईलाइट करता है, ठीक है। साथ ही साथ जो वर्क प्लेसेस है वहाँ पर भी कहीं ना कहीं जो एब्यूज़ है वो देखने को मिलती हैं। एंड यहाँ पर देखो इन 2014 स्टडी बाय यूनाइटेड नेशन वुमेन, यूएन वुमेन संस्था है बेसिकली यूनाइटेड नेशन की, मोर देन हाफ रेस्पोंडेंट्स, यानी कि जो इसका भी डाटा लिया गया था उसमें से जो 58% है फ्रॉम इंडिया सेड दैट दे फेस्ड वायलेंस एंड अब्यूज फ्रॉम मेंबर्स ऑफ देयर ओन पार्टीज, है ना, तो उनके पार्टी के मेंबर से ये अब्यूज उनको झेलना पड़ा। तो ये बातें हो गई। तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स क्या लिए गई हैं, तो देख सकते हो आप वुमेन रिजर्वेशन बिल 2008, इसी का बात मैं आपको बार बार बता रहा था। इट प्रपोजेस की कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करो, ठीक है, टू रिजर्व 1/3 ऑफ द ऑल सीट, यानी कि 33% रिजर्वेशन दे दो, कहाँ पर, लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में, यानी कि लोकसभा में, साथ ही साथ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, साथ ही साथ रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, ये तो है ही है, तो ये तो इनिशिएटिव लिया ही गया। वे फॉरवर्ड लिख सकते हो भाई साहब, ये समय की मांग है कि इंडिया के पास अब इक्वल पार्टिसिपेशन होने चाहिए, ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, मेल फीमेल कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट्स वाई नेसेसरी स्टेप लेने हैं टू प्रमोट इट एंड अवेयरनेस क्रिएट करो अबाउट देयर राइट्स एंड प्रिविलेज, बिकॉज जब तक अवेयरनेस नहीं क्रिएट होगी उनके राइट्स और प्रिविलेज के बारे में पता नहीं चलेगा उनको, ठीक है। और जब पता नहीं चलेगा तो अल्टीमेटली वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। एंड म्यूनिसिपल एंड पंचायत पोल्स
वहाँ से जो महिलाएं लीडर्स निकल कर आती हैं उन्हें कहीं ना कहीं हायर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव में रोल देने की ज़रूरत है। जैसे वो जब म्यूनिसिपल एंड पंचायत पोल से जीत कर आती है ना, उनका टर्म एक्सपायर होता है, अल्टीमेटली उनके पास काफ़ी अच्छा खासा एक्सपीरियंस होता है ग्राउंड लेवल रियलिटी का, तो उनको जगह दीजिए, ठीक है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, सो दैट वो अपने एक्सपीरियंस को वहाँ पर इस्तेमाल कर सके। एंड प्रमोटिंग द इनर पार्टी डेमोक्रेसी, ये तो बात रहता ही है, पॉलिटिकल पार्टी में ही रिफॉर्म लाना होता है, और ये भी आप कहीं यूज कर सकते हो, है ना, इनर पार्टी डेमोक्रेसी, है ना। एंड कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ प्रोस्पेक्टिव वुमेन लीडर्स बाय इम्पार्टिंग लीडरशिप ट्रेनिंग टू द फीमेल मेंबर्स, ये ध्यान रखना है, लीडरशिप ट्रेनिंग। तो फ्रेंड्स, हमने ये सारे के सारे जो वुमेन एंड पॉलिटिकल लीडरशिप वाला इश्यू है, वुमेन एंड एजुकेशन है, उसको डिस्कस किया। आप बताइए कैसा लगा आपको ये लेक्चर सीरीज। हम इसी प्रकार से आपकी मदद करते रहेंगे, बस आप हमें शेयर कमेंट अपने रिस्पॉन्स देते रहिए, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ, अपनी दोस्त के साथ वीडियो को शेयर करिए, ताकि हमारी जो रीचेबिलिटी है वो अन्य जो यूपीएससी के एस्पिरेंट है उन तक पहुँचे और उनकी भी नीड पूरी हो सके। बिकॉज इंडियन सोसाइटी की वीडियो आप पूरा यूट्यूब सर्च कर लोगे वहाँ नहीं मिलेगा, लेकिन मैंने ये इनिशिएटिव इसलिए लिया है क्योंकि यही इश्यू को ख़त्म करना है कि जहाँ जो व्यक्ति सेल्फ प्रिपेयर कर रहा है उन्हें कहीं ना कहीं एथिक्स या सोसाइटी से रिलेटेड इश्यू में दिक्कतें ना आए, हालांकि ये सब एच करने वाले मार्क्स हैं, ठीक है। तो फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉपरेशन, थैंक यू।